एक विवाह ऐसा भी सीज़न 2 का भाग 7। अब तक हमने पढ़ा है कि काजू ने गुस्से से और घबराते हुए कहा, तुम लोग हम दोनों बहनों को किडनैप करके ले जा रहे हो। जेनिल कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप ड्राइव कर रहा था, जबकि मानो काजू की बात पर मुस्कुरा रहा था। अब आगे काजू थोड़ी घबरा गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद जेनिल ने अपनी गाड़ी ताज की गाड़ी के आगे लगा दी, तो ताज ने भी गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर गुस्से से जेनिल की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। तभी जेनिल और मानो भी उतर गए और काजू, तनु भी। ताज ने जैसे ही जेनिल को देखा, उसकी आंखों का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। जेनिल तेजी से चलकर ताज के पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ है तुझे? सब एक जगह आ गए तो ताज ने तनु की ओर देखकर गुस्से से कहा, मैं इसे दरिंदा लगता हूँ। ताज की बात सुनकर जेनिल ने भी तनु को गुस्से से देखा तो तनु थोड़ी सहम गई। तभी मानो ने कहा, गुस्से में बोल दिया होगा यार, तुम दोनों शांत हो जाओ। ताज ने अब मानो को भी गुस्से से देखकर कहा, तू तो सब जानता है ना, फिर भी ऐसे बोल रहा है। मानो, मैं जानता हूँ, वो तो नहीं जानती ना। मानो ने काजू और तनु को देखकर कहा, आप दोनों जाइए यहाँ से, हम ताज को संभाल लेंगे। काजू और तनु चलने को हुई, तभी काजू ने झट से कहा, हम अकेले नहीं जा सकते। दादी को क्या जवाब देंगे? ताज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखों को बंद कर लिया और कुछ देर तक वो ऐसे ही रहा। फिर बोला, चलो। जेनिल ने ताज का हाथ पकड़कर कहा, तू ठीक है ना? ताज ने गाड़ी की ओर जाते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, तुम दोनों भी जाओ। जेनिल और मानो उन सबको जाते हुए देख रहे थे। काजू और तनु दोनों ही अब पीछे बैठ गई और ताज कार ड्राइव करने लगा था। ताज ने सबको घर पहुंचाया और खुद सबके साथ ना जाकर अपने कमरे में चला गया। तनु भी अपने कमरे में जाकर बेड पर औंधे मुंह गिर गई। उसने खुद से कहा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया। ताज अपने कमरे में आ गया और आते ही उसने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। टेबल पर रखी नुकीली चीज़ उसके हाथ में चुभ गई और खून बहने लगा, लेकिन ताज के चेहरे पर कोई दर्द दिखाई नहीं दिया। ताज वहाँ से हटकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। वो बाहर आसमान में देखने लगा और खून उसके हाथ से बह रहा था, जिसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। काजू ने किचन में जाकर पानी पिया और पानी लेकर ताज के कमरे की ओर बढ़ गई। इस वक्त बाहर कोई नहीं था, सब अपने अपने कमरों में थे। काजू डरते डरते ताज के कमरे तक पहुंच गई। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर इधर उधर देखने लगी तो ताज उसे खिड़की के पास दिखाई दिया। काजू ने उसके हाथ को देखा तो बिना परमिशन के ही अंदर आ गई और पानी को टेबल पर रख दिया। काजू जल्दी से जाकर ताज के हाथ को देखने लगी। ताज का गुस्सा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अनजाना सा दर्द उभरने लगा था। उसने दर्द भरी आंखों से काजू को देखा। काजू भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई तो ताज ने हाथ झटक कर कहा, रहने दो, मुझे इसकी आदत है। काजू ने आंख दिखाते हुए कहा, चुपचाप खड़ी रहो, वरना सबको बता दूंगी कि तुमने खुद को चोट पहुंचाई है। फिर देते रहना सबको जवाब। काजू की बात सुनकर ताज चुप हो गया और खाली आंखों से उसे देखने लगा। काजू ने उसकी ड्रेसिंग करी और बॉक्स को वापस रखने गई और आते हुए पानी लेकर आई। उसने ताज की ओर पानी बढ़ा दिया तो ताज ने बिना कुछ बोले पानी पी लिया और काजू को देखते हुए पीने लगा। पानी पीकर उसने ग्लास वापस कर दिया और खाली आंखों से काजू को देखने लगा। काजू ने ताज के बराबर में खड़े होकर कहा, देखो, मैं नहीं जानती तुम इतने दर्द में क्यों हो और मैं ये भी नहीं जानती तुम अभी मुझसे शेयर भी नहीं करोगे, लेकिन जब भी एक दोस्त की ज़रूरत हो तुम मुझे याद कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगी। ताज कुछ नहीं बोला तो काजू ने कहा, चलो खाना खा लो। ताज, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। काजू ने एक भूँ उचकाकर कहा, खाना तो पड़ेगा ही, बाहर आना चाहो तो आ जाओ, वरना यहीं भिजवा देती हूँ मोमू के हाथों। ताज ने धीरे से कहा, प्लीज़ यहाँ किसी को मत आने देना। काजू ने ताज की हालत समझते हुए कहा, ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ वेटर के हाथ, तब खा लेना, वरना तो मोमू को भेजना पड़ेगा। ताज कुछ नहीं बोला तो काजू वहाँ से चली गई। ताज उसे जाते हुए देखने लगा। वो खुद से बोला, मैं तुमसे शेयर भी नहीं कर सकता, दर्द कुछ ऐसा ही है मेरा। काजू अपने कमरे में आ गई। उसने देखा मनु अपने फ़ोन में गुम थी, लेकिन तनु वहाँ नहीं थी। तो काजू ने तनु के बारे में पूछा। मनु ने फ़ोन को देखते ही कहा, पता नहीं, कुछ देर पहले तो यहीं थी। काजू अब तनु को ढूंढने लगी थी। उसने सब जगह देखा, लेकिन तनु नहीं मिली। तो वापस मनु के पास आई और उसका फ़ोन छीनकर गुस्सा करते हुए बोली,
तूने तनु को कहीं तो जाते देखा होगा। मनु ने काजू को गुस्सा करते देखा तो उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, सीढ़ियों पर जाते देखा था आखिरी बार। काजू बिना देरी किए वहाँ से चलने लगी तो मनु भी उसके साथ साथ आ गई। दोनों छत पर आ गई तो पाया तनु छत पर एक और पैर लटकाकर बैठी थी। काजू और मनु ने एक दूसरे को देखा और तनु के दोनों ओर जाकर बैठ गई। मनु ने सामने देखते हुए कहा, क्या हुआ है, कुछ बताओगी तुम दोनों? तनु ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो काजू ने सब बात बता दी। काजू की बात ख़त्म होते ही तनु बोल पड़ी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। काजू ने सामने ही देखकर कहा, हो जाता है कभी कभी, लेकिन उस एक शब्द में ताज का अतीत छुपा है। इससे उसे ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब तीनों चुप थी। माहौल एकदम शांत हो गया था। अंधेरा हो चला था लेकिन तीनों लड़कियां अभी भी वहीं बैठी सामने जगमग शहर को देख रही थी। कुछ देर बाद राज वहां आया और मनु के बगल में बैठ गया। वो कुछ नहीं बोला। जैसे तीनों लड़कियां चुप थी वो भी वैसे ही शांत था। अब अभय आकर काजू के बगल में बैठ गया तो काजू ने अभय के कंधे पर सिर रख लिया और मनु ने राज के कंधे पर। राज ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब जानते हो कि मैं तुमसे तुम्हारे कारनामों क्यों नहीं पूछता, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है। वो जो भी करेंगी सोच समझकर करेंगी। सब एक बार फिर चुप हो गए तो तनु ने तुनक कर कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई, दुखी तो मैं हूँ और तुम दोनों आराम से कंधे पर सिर रखे हुए हो। मनु ने शरारती अंदाज में कहा, तेरा क्यों ब्रेकअप हो गया जो तू दुखी है? काजू ने हंसते हुए कहा, वेरी नाइस ना, बिन प्यार ब्रेकअप। पांचों ऐसे ही बैठे रहे और हंसी मजाक करते रहे। जैनिल और मानो एक कमरे में बैठे थे। दोनों ही किसी गहरे सोच में डूबे हुए थे। मानो ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, क्या सोचा था और क्या हो गया यार? जैनिल कुछ नहीं बोला तो मानो ने उसे घूरते हुए बोला, क्या सोच रहा है तू? जैनिल कुछ नहीं सोच रहा, बस ये है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मानो कुछ नहीं बोला तो जैनिल जाकर सो गया। करीब आधे घंटे तक मानो किसी सोच में डूबा रहा। तभी जैनिल नींद में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो क्या बोल रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। मानो जल्दी से जैनिल के पास गया और उसे उठाने लगा, लेकिन जैनिल नहीं उठा। वो अपना चेहरा कभी इधर तो कभी उधर कर रहा था। मानो ने अब पास रखा पानी का गिलास जैनिल पर उड़ेल दिया, जिससे जैनिल की नींद खुल गई। जैनिल को ऐसे एसी में भी पसीने आ रहे थे तो मानो ने जैनिल से कहा, क्या हुआ तुझे? जैनिल ने आंखों को खोलते और बंद करते हुए कहा, कुछ नहीं, बुरा सपना था बस। जैनिल इतना कहकर वहाँ से चला गया। मानो उसे जाते हुए देखने लगा। आज काजू का कॉलेज ऑफ था, इसलिए गौरी जी ने मंदिर में एक पूजा रखवाई थी जिसमें सबको शामिल होना था। सब तैयार होकर जाने लगे तो गौरी जी ने काजू से कहा, वो जो तुम लोगों की दोस्त है ना रूप, उसको भी ले आओ, अच्छी बच्ची है। काजू ने खुश होकर कहा, ठीक है दादी, मैं लेकर आती हूँ उसे। काजू जाने लगी तो मनु और तनु भी उसके साथ चल पड़ी। सब मंदिर की ओर चले गए लेकिन तीनों लड़कियां रूप के घर की ओर चल गई। काजू ने अपनी बाइक रोकी और रूप के घर चली गई तो देखा कि रूप वहाँ नहीं थी। रूप की माँ रो रही थी तो काजू ने उनसे पूछा रूप के बारे में। रूप की माँ रोते हुए बोली, वो मेरी बिटिया को ले गया, अब उसे मैं कैसे लेकर आऊँ? जिस इंसान से छुपाकर अपनी बेटी को मैंने यहाँ रखा था वो आज उसे ले गया। काजू ने चौंक कर कहा, कौन ले गया आंटी उसे? रूप की माँ रोते हुए बोली, हमारे गांव में एक जमींदार है, उसके बेटे की नज़र थी हमारी रूप पर। मैं लड़ तो नहीं सकती थी, इसीलिए अपनी बिटिया को यहाँ लेकर आ गई थी, लेकिन अब वो ना जाने मेरी बेटी को कहाँ लेकर गया होगा। रूप की माँ ने काजू के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बिटिया को बचा लो बेटी। तनु और मनु भी वहाँ आ चुकी थी तो काजू ने रूप की माँ से कहा, आप चिंता मत करिए, हम रूप को कुछ नहीं होने देंगे, हम लेकर आएंगे उसे। काजू तनु और मनु के साथ मंदिर आ गई और पूजा शुरू हो गई। काजू को रूप की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, इसीलिए उसको बहुत बेचैनी सी होने लगी थी। मोमो ने काजू को परेशान देखा लेकिन पूजा के बीच में वो कुछ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो चुप रही। कुछ देर बाद पूजा ख़त्म हुई तो मनु वहाँ से बाहर आ गई और
शिव मंदिर की सीढ़ियों पर इधर उधर घूमने लगी। मनु अपनी ही धुन में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया तो वो काजू को बताने के लिए जल्दी से मुड़ी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिरने को हुई। तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। मनु जल्दी से संभल गई और उस इंसान को देखे बिना ही थैंक यू बोलकर भाग गई। मानो जिसने मनु को गिरने से बचा लिया था वो मनु की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया। वो मनु को देखता रहा जब तक कि वो उसे दिखना बंद नहीं हो गई। मानो ने मंदिर के अंदर आते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, मैं तो इसी से शादी करूँगा। मनु जल्दी से काजू के पास आई और बोली, सुन सुन, एक आइडिया है। मनु ने काजू के कान में धीरे से कुछ कहा तो काजू की आंखें चमक गईं। उसने जल्दी से मनु को चलने के लिए कहा। तभी मोमो ने काजू को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो काजू? काजू ने भागते हुए कहा, मोमो बहुत ज़रूरी काम है, घर पर मिलते हैं। मोमो ने काजू को रोकना चाहा, लेकिन तभी राज ने मोमो के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाने दो ना, अब तो पूजा हो गई है, क्यों उसे परेशान कर रही हो? मोमो ने राज के हाथ को कसकर पकड़ लिया और बोली, वो परेशान है ना, जाने क्या करने वाली है। राज ने मोमो के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मोमो ने पलक झपकाई तो राज बोला, बस तो फिर जाने दो उसे, वो जहाँ भी जाएगी अब उसकी सारी खबर मेरे पास रहेगी। हमारे सब बच्चों की सेफ्टी की गारंटी अब मेरी है, तुम फिक्र मत करो। मोमो मुस्कुरा दी। काजू और मनु दोनों वहाँ से चली गई थी, लेकिन तनु अभी वहीं थी। ताज भी पूजा में शामिल हुआ था। घर आते वक्त राज ने ताज को तनु के साथ आने के लिए कह दिया, क्योंकि सुधीर और अभय वहीं से ऑफिस के लिए चले गए थे। राज मोमो, कृति और गौरी जी को घर लेकर जा रहा था। ताज तनु के साथ खड़ा था। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया, तो तनु अपनी बाइक की ओर बढ़ गई। तनु ने बाइक में चाबी लगाई, लेकिन तभी ताज ने अचानक से उसके हाथ से चाबी छीन ली। तनु ताज को खाली आंखों से देखने लगी तो ताज ने उसको दूर करते हुए कहा, बाइक मैं चलाऊंगा, तुम फिर से मुझे बीच में छोड़ कर चली जाओगी, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता। ताज ने उदास फेस के साथ ऐसा कहा तो तनु कुछ नहीं बोली। वो रूप की वजह से परेशान थी और अब उसे काजू की बताई जगह पर भी जाना था और ऊपर से ताज का सामना करना, सब उसको और परेशान कर रहे थे। वो खामोश होकर ताज के पीछे बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद ताज ने कुछ नहीं कहा तो तनु को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि पहले ताज हर वक्त कुछ ना कुछ बात करता था, लेकिन अब वो खामोश रहने लगा था। तनु ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, उस दिन के लिए सॉरी। ताज ने कुछ नहीं कहा। उसने बाइक के शीशे को तनु के चेहरे पर जमा दिया, जिससे तनु का उदास चेहरा वो देख सकता था। कुछ देर तक ताज ने तनु को देखना जारी रखा, फिर बोला, तुम कुछ परेशान लग रही हो, चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। तनु ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, कुछ तो नहीं। ताज अब कुछ नहीं बोला तो तनु भी चुप रही। तभी तनु के फ़ोन पर काजू का फ़ोन आया। तनु ने उठाया ही था कि काजू बोल पड़ी, कहाँ है तू, कब तक आएगी, जल्दी आना। ताजू ने ताज को एक नज़र देखा और बोली, मैं ताज के साथ हूँ यार। काजू ने आगे कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट दिया। काजू के फ़ोन काटते ही तनु ने ताज को बाइक रोकने के लिए कहा तो ताज ने बाइक रोक दी। तनु उतरकर ताज के सामने आ गई और बोली, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊंगी। ताज ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, तुम्हें जो भी काम है करो, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तनु ने गुस्से से कहा, देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं फिर से ऐसा कुछ बोल दूँगी जो तुम्हें हर्ट कर देगा, और मैं नहीं चाहती तुम हर्ट हो, समझे। तनु एक सांस में सब बोल गई। ताज आंखें फाड़कर तनु को देखता रहा, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। तनु ने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं ताज उसका पीछा तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दिया। ताज तनु का पीछा कर रहा था क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। तनु चलते चलते रूप के घर पहुंच गई, जहां काजू और मनु उसी का इंतजार कर रही थी। तीनों एक बार फिर रूप के घर चली गई तो ताज ने उनकी जासूसी करते हुए खुद से कहा, ये करना क्या चाह रही हैं, ये तो शायद इनकी दोस्त का घर है, तो ये यहाँ चोरी छुपे क्यों आई हैं। ताज को कुछ समझ नहीं आया तो वो वहीं खड़ा रहा। वो एक दीवार के पास से थोड़ा झुककर घर पर नज़र रखे था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो ताज चौकन्ना हो गया। उसने मुड़कर देखा तो सामने मानो खड़ा था। मानो ने हंसते हुए कहा, किसकी जासूसी कर रहा है। ताज ने उसे घूरते हुए कहा, मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये मेरा काम है, पर तू यहाँ क्या कर रहा है। मानो ने रूप के घर की ओर देखते हुए कहा, मेरी ब्यूटीफुल गर्ल का घर देखने आया था।
तेरे को पता है वो उसी लड़की की बहन है जो जैनिल के पीछे पड़ी है? ताज ने हैरानी से कहा, किसकी बात कर रहा है तू? मानो ने झुककर रूप के घर की ओर देखा तो पाया कि वो तीनों लड़कियां वहां से बाहर आ गई थीं और इधर उधर देख रही थी। मानो ने मनु की ओर इशारा करके कहा, वो रही मेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ताज ने मानो की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस उन तीनों को देखता रहा, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ गलत करके आई हैं। ताज के देखते देखते तीनों काजू की बाइक से घर चली गई तो ताज भी घर आ गया। अगले दिन मोमो रोज की भांति उठकर नहाने चली गई और पूजा के लिए मंदिर में आ गई। आज वो सबसे पहले उठकर तैयार होकर आ गई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। मोमो सीधी घर के मंदिर में आकर दिया जलाने लगी। तभी उसी नज़र वहाँ रखी एक डायरी पर गई। मोमो को मंदिर में डायरी रखी बड़ी अजीब लगी। उसने दिया ना जलाकर डायरी उठाई। फर्स्ट पेज खोलकर उसने कुछ पढ़ा तो वो वहाँ धम्म से बैठ गई। तभी कृति वहाँ आई और मोमो को ऐसा देखा तो बोली, क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों बैठी हैं, सब ठीक तो है ना? मोमो कुछ नहीं बोली। उसने डायरी कृति को थमा दी। कृति ने पढ़ा तो उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। वो रोते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब झूठ है। मोमो और कृति दोनों ही डायरी पढ़कर बुत्त बनकर बैठ गई। रात जब उठा तो उसने अपना फ़ोन लिया और नेट ऑन किया ही था कि काजू के ढेर सारे मैसेज देखकर वो चौंक गया। काजू के एक के बाद एक मैसेज आते जा रहे थे जो उसने रात में किए थे। राज ने पढ़ना शुरू किया। डियर डैडू, जानते हैं आप सब बहुत गुस्सा होने वाले हैं, लेकिन हमें ये करना पड़ा। हम तीनों अपनी दोस्त को रूप को बचाने के लिए जा रहे हैं। उसके गांव मोमू को संभाल लेना और हम अकेले नहीं हैं, सुधीर भाई हमारे साथ हैं। आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए पहले नहीं बताया, और अगर आपको बताते तो आप जाने भी नहीं देते ना, इसीलिए हम आप सबको बिना बताए यहाँ से जा रहे हैं। अभी तक मोमो को पता चल गया होगा। जाकर उन्हें संभाल लीजिए और हमारी चिंता मत करना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। हम आपको जगह का नाम नहीं बता सकते क्योंकि हम नहीं चाहते आप परेशान हो। बस आप मोमो और सबको संभाल लीजिएगा। आपके शरारती बच्चे। राज ने पढ़ा तो पहले तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुद से बोला, बिल्कुल मेरे जैसी है, सारा इंतज़ाम पहले ही करके गई है। राज जल्दी से नीचे आया तो मोमो भागकर राज के पास गई और रोते हुए बोली, ये सब क्या है राज, हमारे बच्चे ऐसे हमें बिना बताए कैसे जा सकते हैं? तुम कुछ करो प्लीज़। राज ने मोमो और कृति को चुप कराया और बोला, तुम लोग चिंता मत करो, सुधीर गया है ना उनके साथ। कृति, लेकिन वो बच्चे हैं अभी, ना जाने कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे। राज ने मुस्कुराकर कहा, मेरे आदमी हमेशा उनके साथ रहते हैं और आज भी उनके साथ है। मोमो, तो फिर उन्हें कहाँ अभी के अभी उन सबको वापस लेकर आए। राज ने मोमो के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम मेरे होते हुए भी चिंता कर रही हो। मोमो कुछ कहने को हुई तो राज ने उसके होंठ पर उंगली रखकर कहा, वो सब इसलिए गए हैं क्योंकि मैंने उन्हें जाने दिया। गौरी जी ने चौंकते हुए कहा, मतलब तू पहले से जानता था? राज, हाँ माँ, मैं अपनी बच्चियों को घर में कैद नहीं रखना चाहता हूँ। अगर उनमें हिम्मत है बाहर जाकर लोगों से लड़ने की तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकूंगा। मैं नहीं चाहता वो डर कर घर में बैठी रहें। गौरी जी ने गुस्से से कहा, तू पागल हो गया है राज, मेरी काजू और मनु को तो लड़ना भी नहीं आता और ना जाने वे सब कैसी करेंगी ये सब। राज, जीतने के लिए जिगरा चाहिए माँ, ताकत नहीं। और सुधीर के साथ साथ अपने आदमी भी तो हैं उनके साथ, जब भी उन्हें काजू को ताकत की ज़रूरत पड़ेगी वो उनकी मदद करेंगे। राज सबको समझा ही रहा था कि उसके फ़ोन पर ताज की कॉल आई। राज उठाता है लेकिन तभी फ़ोन कट गया। राज ने वापस किया लेकिन अब ताज का फ़ोन बंद आ रहा था। राज ताज के कमरे में गया लेकिन ताज वहाँ नहीं था। तो राज ने नौकरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था ताज के बारे में। राज वापस आकर बैठ गया। अब उसे ताज की टेंशन होने लगी थी। उसने धीरे से कहा, अब ताज को क्या हो गया है? काजू अपनी बाइक चलाते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे सपनों का शहर, मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ ऐसे आना पड़ेगा। उदयपुर झीलों का शहर, लेकिन मेरा सपनों का शहर। बस एक बार रूप मिल जाए फिर सारा शहर घूम लूँगी मैं। मनु जो उसके पीछे बैठी थी वो बोली, बस कर, हम यहाँ घूमने नहीं रूप को ढूंढने आए हैं। फोकस ऑन रूप। काजू
हाँ हाँ, रूप को तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन शहर घूमना भी तो है। कितना कुछ सोचा था इस शहर के बारे में, लेकिन किस्मत ऐसे लेकर आएगी पता ना था। मनु ने काजू को पीछे से मारते हुए कहा, तू बोलते बोलते कौन सी दुनिया में चली जाती है, पता नहीं कैसे कैसे बोलती है। काजू कुछ नहीं बोली। सुधीर ने उसे एक रेस्टोरेंट की ओर चलने के लिए कहा तो वो रेस्टोरेंट की ओर मुड़ गई और बाइक रोक दी। चारों भाई बहन बाइक से ही चल पड़े थे, क्योंकि उदयपुर में उसका दोस्त था तो वो सब वहीं रुकने वाले थे और गाड़ी से आने में उन्हें वक्त भी लगता, क्योंकि बाइक तो ट्रैफिक से निकाली जा सकती है, गाड़ी नहीं। सब चाय और नाश्ते के लिए बैठ गए तो तनु ने काजू की ओर देखकर कहा, अब बाइक मैं चलाऊंगी। काजू, नहीं मैं ही चलाऊंगी। तनु ने काजू को आंखें दिखाते हुए कहा, तब तब से तो तू ही चला रही है ना। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।